माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर्स, प्रोफेसर संतनु चट्टोपाध्याय, ईएनईसी इंजीनियरिंग विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, व्याख्यान 60 8086। हमने पिछले क्लास में नोट किया है कि 8086 आर्किटेक्चर में दो यूनिट्स शामिल है, बस इंटरफ़ेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट। तो बस इंटरफ़ेस यूनिट दाईं ओर है। इसमें वास्तव में लॉजिक होता है जिसके द्वारा यह एड्रेस बस और डेटा बस को एक्सेस कर सकता है। बाईं ओर आप इस एग्जीक्यूशन यूनिट को देखते हैं जहां वास्तविक एग्जीक्यूशन हो रहा है। हम इस पर विस्तार से गौर करेंगे। तो यह बस इंटरफ़ेस यूनिट है। कुछ 16 बिट रजिस्टर CS, DS, SS और ES है। उन्हें सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है। कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। हम शीघ्र ही उनकी कार्यक्षमता पर ध्यान देंगे। एक और 16 बिट रजिस्टर है जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या IP है। तो यह IP प्रोग्राम काउंटर के समान है जो हमारे पास 8085 में है। 8086 में यह IP और यह CS ये दोनों 20 बिट एड्रेस बस का निर्माण करेंगे। इस तरह जब यह डेटा एक्सेस कर रहा होता है तो DS या SS या ES के साथ कुछ अन्य रजिस्टर को मिलाया जा सकता है और आपको डेटा एड्रेस या स्टैक एड्रेस भी मिल जाएगा। हम देखेंगे कि मेमोरी एड्रेसेस इस सेगमेंट रजिस्टर और कुछ ऑफसेट के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। तो कोड एक्सेस के लिए यह CS और IP दोनों को जोड़ा जाएगा। दूसरों के लिए कुछ ऑफसेट मूल्य अन्य सेगमेंट रजिस्टर के साथ जोड़े जाएंगे। एक अलग एड्रेस जनरेशन ALU है। यह एक 20 बिट एडर है और यह एडर इस उद्देश्य के लिए समर्पित है। इसलिए यदि आप इस डायग्राम पर गौर करते हैं तो आप देखते हैं कि एग्जीक्यूशन यूनिट पर एक ALU है जो एडिशन करने की क्षमता भी रखता है, लेकिन इस ALU को एड्रेस जनरेशन का काम नहीं दिया जाता है। इसलिए एड्रेस जनरेशन के लिए इस मॉड्यूल में एक अलग एड्रेस जनरेशन एडर लगाया जाता है। तो CS वैल्यू और यह IP वैल्यू जब वे आ रहे हैं तब उन्हें 20 बिट एड्रेस प्राप्त करने के लिए एक साथ जोड़ा जाएगा और 20 बिट एड्रेस को इस एड्रेस बस में डाला जाएगा और इस बस कंट्रोल लॉजिक के माध्यम से इसे 8086 बस से कनेक्ट किया जाएगा। आप जानते हैं कि यह 8086 बस यह एक मल्टीप्लेक्स्ड बस है, 20 बिट बस है जिसमें से 20 बिट एड्रेस का गठन कर सकते हैं, 16 बिट डेटा का गठन कर सकते हैं और कुछ स्टेटस बिट्स है जिन्हें यहाँ 20 बिट्स प्राप्त करने के लिए हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन्स के साथ मल्टीप्लेक्स्ड किया जाएगा। तो हम इस पर एक एक करके गौर करेंगे। इस बस इंटरफ़ेस यूनिट का संचालन इस प्रकार है। यदि यह एक फिजिकल मेमोरी एड्रेस है तो यह एक फिजिकल मेमोरी है जो 00000 से 20000 H के बीच शुरू होती है। इस तरह यह अब बढ़ रही है। यह सेगमेंट्स में विभाजित है। तो फिजिकल मेमोरी को सेगमेंट्स में विभाजित किया गया है। यह 0 से 2000 H एक सेगमेंट हो सकता है। यह अगला सेगमेंट है। तो हम इसे सेगमेंट्स कहते हैं। अब ये सेगमेंट्स कंटीन्यूअस हो सकते हैं, डिसजॉइंट हो सकते हैं या ओवरलैपिंग हो सकते हैं। तो सेगमेंट की यह परिभाषा प्रोग्रामर के संबंध में है। इसलिए प्रोग्रामर सेगमेंट्स को कंटीन्यूअस, सेगमेंट्स को डिसजॉइंट, उसी तरह सेगमेंट्स को ओवरलैपिंग परिभाषित कर सकता है। सेगमेंट रजिस्टर सेटिंग्स को नियंत्रित किया जा सकता है जिसके द्वारा आप इस ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट या इस तरह के बीच अंतर कर सकते हैं। यह ओवरलैपिंग पैटर्न इस सेगमेंट रजिस्टर मूल्यों को डालकर नियंत्रित किया जा सकता है। एक विशेष प्रोग्राम में सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, 2, 3, 4 जैसे कई सेगमेंट शामिल हो सकते हैं जिनमें से यह सेगमेंट 0 और सेगमेंट 1 वे कंटीन्यूअस है। सेगमेंट 1 के बाद सेगमेंट 2 शुरू होता है और सेगमेंट 1 में पार्शियल ओवरलैपिंग है। सेगमेंट 1 भी आंशिक रूप से 3 के साथ ओवरलैप होता है। सेगमेंट 2 और 3 पूरी तरह से ओवरलैप होते हैं। फिर 3 और 4, 2 और 4 डिसजॉइंट है। इस तरह हम विभिन्न प्रकार के ओवरलैपिंग कर सकते हैं। 8086 1 मेगाबाइट की कुल मेमोरी का समर्थन करता है। तो कुल मेमोरी 1 मेगाबाइट है और यह 64 के सेगमेंट्स में विभाजित है। तो प्रत्येक सेगमेंट को अधिकतम आकार 64 किलोबाइट मिला है। इसलिए अब आप विभिन्न प्रकार के ओवरलैपिंग के बारे में सोच सकते हैं।
यह अनिवार्य नहीं है कि आपकी मेमोरी को 2 सेगमेंट या 4 सेगमेंट या 8 सेगमेंट में विभाजित किया जाए। प्रोग्रामर की आवश्यकता के आधार पर यह किया जा सकता है, चाहे ओवरलैपिंग हो या नॉन ओवरलैपिंग, लेकिन प्रत्येक सेगमेंट का आकार 64K होगा। और फिर CS, DS, ES और SS जैसे 4 सेगमेंट रजिस्टर हैं, तो यह इस 4 सेगमेंट्स का उपयोग कर सकता है। इसलिए यदि सभी सेगमेंट एक दूसरे से अलग है, वे एक दूसरे से डिसजॉइंट है, तो यह 64K 4 से गुणा होता है। इसलिए आप 1 मेगाबाइट मेमोरी के भीतर 256 किलो बाइट प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 सेगमेंट्स है, प्रत्येक सेगमेंट 64 किलो बाइट है। इसलिए मेरे पास कुल 256 किलो बाइट मेमोरी हो सकती है, जो एक समय में एड्रेसेबल हो सकती है। स्वाभाविक रूप से अन्य सेगमेंट्स है, तो इस 1 मेगाबाइट में से केवल 256 किलो बाइट ही एक्सेसिबल है, इसलिए बाकी वहाँ है। तो मूल रूप से उद्देश्य यह है कि मेरे पास एक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम हो सकता है, जहां विभिन्न यूजर प्रोग्राम मेमोरी के विभिन्न हिस्सों में लोड किए जाते हैं। यह सामान्य संरचना प्रदान करता है, जैसे आप प्रति यूजर 256 किलो बाइट दे सकते हैं, तो आप 4 उपयोगकर्ता को सीधे सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए यह सबसे सरल संभव ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। आप इस सेगमेंट रजिस्टर और सेगमेंट परिभाषाओं के किसी अन्य जटिल संयोजन के बारे में सोच सकते हैं। प्रोग्राम सेगमेंट रजिस्टर की सामग्री को बदलकर वांछित सेगमेंट को इंगित करके सेगमेंट में कोड और डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि शायद मेरे प्रोग्राम में मुझे 2 डेटा सेगमेंट मिल गए हैं, तो यह एक डेटा सेगमेंट है और यह एक अन्य डेटा सेगमेंट है। किसी समय मैं इस डेटा सेगमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं, तो उस मामले में किसी भी तरह यह DS रजिस्टर इसकी शुरुआत की ओर इशारा किया जाना चाहिए। प्रोग्राम के कुछ समय बाद यदि आपको लगता है कि इस डेटा सेगमेंट तक पहुंचने की आवश्यकता है, तो आप DS रजिस्टर को बदल सकते हैं ताकि यह इस डेटा सेगमेंट को इंगित करे। तो आप देखते हैं कि एक समय में आप इस सेगमेंट रजिस्टर के माध्यम से 4 अलग अलग सेगमेंट्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रोग्राम में उन सेगमेंट रजिस्टर की सामग्री को बदल सकते हैं। परिणाम स्वरूप एग्जीक्यूशन के दौरान यह मेमोरी के विभिन्न रीजन्स को एक्सेस कर सकता है। अगला विषय सेगमेंट रजिस्टर के बारे में है, जिसे हम अधिक विस्तार से देखना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, 4 सेगमेंट रजिस्टर है। पहला CS है, या इसे कोड सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है। यह एक 16 बिट रजिस्टर है। तो यह कोड सेगमेंट रजिस्टर मूल रूप से मेमोरी के सेगमेंट की ओर इशारा करता है जिसमें प्रोग्राम का कोड होता है। स्वाभाविक रूप से कोड परिवर्तनीय नहीं है, तो यह वास्तव में कोड प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी के बीच अंतर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रोग्राम मेमोरी को इस CS रजिस्टर कोड सेगमेंट रजिस्टर द्वारा इंगित किया जाएगा, जबकि इस डेटा मेमोरी को इस डेटा सेगमेंट रजिस्टर द्वारा इंगित किया जाएगा। उसी तरह एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है। बेशक ओवरराइड विकल्प है, यह अनिवार्य नहीं है कि यह कोड सेगमेंट रजिस्टर डेटा एक्सेस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इस तरह स्पष्ट रूप से ओवरराइडिंग होनी चाहिए। इसलिए यदि आप ओवरराइडिंग नहीं लेते हैं, तो कोड सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर है। इसमें वर्तमान कोड सेगमेंट का बेस या स्टार्ट शामिल है। इसलिए एक IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में इस एड्रेस से दूरी या ऑफसेट होगा, जिससे अगले इंस्ट्रक्शन बाइट को प्राप्त किया जा सकेगा। यदि हम कहते हैं कि यह मेरी मेमोरी है और उस मेमोरी में मेरा कोड सेगमेंट यहाँ कहीं है, तो यह मेरा कोड सेगमेंट भाग है और यह कोड भाग है। इसका मतलब है कि CS रजिस्टर इस सेगमेंट की शुरुआत को इंगित करेगा और उसके भीतर कुछ समय में अगर हम इस स्टेटमेंट पर है तो यह ऑफसेट है। सेगमेंट की शुरुआत से यह दूरी IP रजिस्टर में निहित है। इसलिए इस एक्सेस के समाप्त होने के बाद इस IP को अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे कि IP अगले इंस्ट्रक्शन को इंगित करेगा। यह CS:IP इसे सामान्यतः एक जोड़ी के रूप में लिखा जाता है। तो CS:IP में एक्सेस किए जाने वाला अगला इंस्ट्रक्शन है, तो यह एक्सेस किया जाने वाला अगला इंस्ट्रक्शन है। इस तरह आप कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम काउंटर के बराबर जो हमारे पास 8085 में है, वह CS:IP पेयर है।
CS:IP पेयर को 20 बिट वैल्यू में परिवर्तित किया जाएगा। हम देखेंगे कि यह कैसे किया जाता है। तो यह बस इंटरफ़ेस यूनिट है। यह इस 20 बिट फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल रूप से CS रजिस्टर के 4 बिट्स को बाईं ओर स्थानांतरित करके और IP की 16 बिट सामग्री जोड़कर प्राप्त करेगा। हम जानते हैं कि CS रजिस्टर 16 बिट है और यह IP भी 16 बिट है। तो यह CS 16 बिट है और IP भी 16 बिट है। पहले CS को 4 बिट पोजीशन से बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए अभी आपको यह 20 बिट पैटर्न प्राप्त होता है। तो यह 16 बिट CS मूल्य है जिसे बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो आपको एक और 4 बिट्स मिलते हैं जो सभी शून्य है, लेकिन कुल संख्या 20 बिट है। तो इसके साथ 16 बिट IP जोड़ा जाएगा। तो 16 बिट IP यहाँ कहीं होगा। इन बिट्स को शून्य के रूप में लिया जाएगा। यह 16 बिट IP है, इसलिए इसे जोड़ा जाएगा और परिणाम स्वरूप मूल्य 20 बिट होगा। तो यह परिणामी मूल्य 20 बिट होगा और यह फिजिकल एड्रेस है। तो यह 20 बिट फिजिकल एड्रेस CS रजिस्टर की सामग्री को लॉजिकल रूप से 4 बिट से स्थानांतरित करके और उसके बाद 16 बिट IP को जोड़कर बनाया जाएगा। तो प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शंस इस CS रजिस्टर की सामग्री के साथ 16 से गुणा किए जाते हैं और फिर IP द्वारा ऑफसेट प्रदान किया जाता है। तो यह विभिन्न स्थानों पर प्रोग्राम को लोड करने के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि यदि किसी समय आप पाते हैं कि प्रोग्राम को मेमोरी लोकेशन 1000 से लोड किया जाएगा, तो इस CS रजिस्टर को 1000 से प्रारंभ किया जा सकता है, 4 से बाईं ओर स्थानांतरित किया जा सकता है और फिर यह IP। इस तरह वास्तव में प्रोग्राम चलाने के दौरान CS को 4 बिट से बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जबकि मान लीजिए कि यह प्रोग्राम मेमोरी लोकेशन 01000 से शुरू होता है, तो यह 20 बिट एड्रेस है। प्रोग्राम इस एड्रेस से शुरू हो रहा है। इस प्रयोजन के लिए CS रजिस्टर को 0100 पैटर्न के साथ लोड किया जाना चाहिए और IP रजिस्टर शुरू में शून्य है, ताकि जब पहला इंस्ट्रक्शन एक्सेस किया जा सके तो इसे 4 बिट्स द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसलिए परिणाम स्वरूप आपको 01000 का पैटर्न मिलेगा, जिसके साथ यह IP वैल्यू जोड़ा जाएगा। तो आपको 01000 मिलता है। यह पहले स्थान पर पहुंच जाएगा, फिर IP को बढ़ाया जाता है और यह अगले स्थान पर पहुंच जाएगा। इस तरह यह आगे बढ़ेगा। इस तरह से हमारे पास यह 16 बिट ऑफसेट प्रोग्राम रिलोकेशन हो सकता है। तो प्रोग्राम रिलोकेशन मतलब सिर्फ CS वैल्यू बदलना और विभिन्न जगहों पर प्रोग्राम लोड करना है। इस तरह केवल CS वैल्यू बदलने से प्रोग्राम रिलोकेशन सरल हो जाएगा। अगला सेगमेंट रजिस्टर जो हमारे पास है वह डेटा सेगमेंट रजिस्टर है। तो यह डेटा सेगमेंट रजिस्टर DS है, जिसे रजिस्टर DS भी कहा जाता है। तो यह DS रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर है और यह वर्तमान डेटा सेगमेंट को इंगित करता है। जैसे CS कोड सेगमेंट को इंगित करता है, DS डेटा सेगमेंट को इंगित करता है और अधिकांश इंस्ट्रक्शंस के लिए ऑपरेंड इस सेगमेंट से प्राप्त होता है। तो कृपया ध्यान दें, यह टर्म्स मोस्ट इंस्ट्रक्शंस है। इसलिए यदि आप कहते हैं कि मैं मेमोरी लोकेशन 2 से सामग्री प्राप्त करना चाहता हूं, तो क्या होगा? जब मैं 2 कहता हूं तो वास्तव में इसका मतलब DS:2 होगा, यानी DS की सामग्री को 4 बिट से बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसे 16 प्लस 2 से गुणा किया जाएगा। इसलिए जो भी एड्रेस हो, जब मैं कहता हूं कि मुझे मेमोरी 2 की सामग्री चाहिए, यह वास्तव में वह लोकेशन है जिसे एक्सेस किया जाएगा, DS गुना 16 प्लस 2। तो इस तरह हमारे पास डेटा सेगमेंट की ओर इशारा करते हुए यह डेटा सेगमेंट रजिस्टर हो सकता है और यह मोस्ट इंस्ट्रक्शंस है, जिसका अर्थ है कुछ इंस्ट्रक्शंस डेटा एक्सेस के लिए कुछ अन्य सेगमेंट रजिस्टर का उपयोग करते है। उदाहरण के लिए, जब आप स्टैक को एक्सेस कर रहे होते है तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS का उपयोग एक्सेस के लिए किया जाता है, या कोई अन्य सेगमेंट रजिस्टर ES या एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है जो डेटा सेगमेंट के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसलिए सोर्स इंडेक्स रजिस्टर SI और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर DI की 16 बिट सामग्री या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट का उपयोग 20 बिट फिजिकल एड्रेस की गणना के लिए
ऑफसेट के रूप में किया जा सकता है। तो SI और DI ये रजिस्टर हम एग्जीक्यूशन यूनिट में पाएंगे। जैसे कहते हैं, यदि आप इस रजिस्टर AX में जाना चाहते हैं DS:SI की सामग्री, तो क्या होता है, इस DS रजिस्टर को 16 से गुणा किया जाता है। इस तरह यह मुझे 20 बिट वैल्यू दे रहा है। इस 20 बिट वैल्यू के साथ इस SI रजिस्टर सामग्री को जोड़ा जाएगा, तो आपको 20 बिट एड्रेस मिलेगा। तो 20 बिट डेटा एड्रेस उत्पन्न किया जाएगा और इस तरह हमें डेटा एक्सेस के लिए एड्रेस दिया जाएगा। इसी तरह एक और रजिस्टर जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है वह है DI रजिस्टर, डेस्टिनेशन इंडेक्स। आप कई अन्य तरीकों से भी डिस्प्लेसमेंट का उल्लेख कर सकते हैं। इसलिए यदि आप निर्देशों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि कई अन्य तरीके हैं जिनके द्वारा हम इस ऑफसेट को उत्पन्न कर सकते हैं। अगला हमारे पास स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है, जिसे आमतौर पर SS रजिस्टर के रूप में जाना जाता है। तो यह SS रजिस्टर है, यह 16 बिट रजिस्टर है और यह वर्तमान स्टैक की ओर इशारा करता है। इसलिए जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अगर मैं स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS रजिस्टर सामग्री को बदल देता हूं, तो यह मेमोरी में विभिन्न स्थानों को इंगित कर सकता है। यह अनिवार्य नहीं है कि मेरी मेमोरी में केवल एक स्टैक हो। इसलिए अलग अलग यूजर प्रोग्राम्स में अलग अलग स्टैक सेगमेंट हो सकते हैं और उन्हें SS रजिस्टर के माध्यम से एक अलग तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। जब भी हम स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का पता लगाना चाहते हैं, तो हम उस स्टैक सेगमेंट में जाने के लिए तदनुसार SS रजिस्टर लोड कर सकते हैं। SS एक 16 बिट रजिस्टर है, यह वर्तमान स्टैक को इंगित करता है। इसलिए इस स्टैक सेगमेंट रजिस्टर द्वारा 20 बिट फिजिकल एड्रेस की गणना की जाएगी और स्टैक पॉइंटर SP का उपयोग पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस के लिए किया जाता है। आप इस तरह से 8086 में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आपके पास पुश AX की तरह एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इस इंस्ट्रक्शन द्वारा हम रजिस्टर AX को स्टैक में सहेजना चाहते हैं। तो इसे किस एड्रेस पर धकेला जाएगा, यह 16 से गुणा किए गए सेगमेंट रजिस्टर सामग्री और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो इस 8086 के एग्जीक्यूशन यूनिट में एक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर उपलब्ध है। इसलिए उस मूल्य को 16 गुना SS के साथ जोड़ा जाएगा और इससे मुझे पता चलेगा कि AX सामग्री कहाँ जाएगी। एक अन्य रजिस्टर है जिसे बेस पॉइंटर या BP कहा जाता है। तो इसे एक विशेष एड्रेसिंग मोड में कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिसे बेस एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। यह इस स्टैक सेगमेंट और इस बेस पॉइंटर का उपयोग करेगा। तो उस मामले में क्या होगा, मान लीजिए कि मैं इस लोकेशन की सामग्री प्राप्त करना चाहता हूं जो SS:BP द्वारा इंगित की गई है। तो हम उस उद्देश्य के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो फिर से वही बात, 16 को SS प्लस BP से गुणा किया जाता है, तो उस विशेष मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जाएगा और वह सामग्री AX को पास कर दी जाएगी। जब भी आप इस स्टैक का उपयोग कर रहे हैं, तो यह पैरामीटर पासिंग प्रकार के अनुप्रयोग के लिए है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक प्रोसीजरल P1 मिल गया है और इस प्रोसीजरल P1 ने प्रोसीजरल P2 में कुछ पैरामीटर्स ABC को पारित कर दिया है। तो यह यहाँ ABC मिल गए है और P2 के कोड में हम इस ABC को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि AX रजिस्टर में हम A का मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं जिसे हमने पारित किया है। तो इस बात को कैसे करें, 8085 के मामले में हमने देखा है कि हमें स्टैक से संबंधित पैरामीटर को पॉप आउट करने के लिए इस पुश पॉप इंस्ट्रक्शंस का स्पष्ट रूप से उपयोग करना होगा और फिर ऑपरेशन करना होगा। यहाँ यह आवश्यक नहीं है। तो यहाँ स्टैक सेगमेंट में हमें यह ABC मिले है। यह सभी पैरामीटर जो हमने पास किए हैं वे स्टैक सेगमेंट रजिस्टर मेमोरी में स्टैक सेगमेंट में है। अब यदि स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS इस शीर्ष पर इंगित करता है, तो SS:0 यह A है, SS:1 B है, SS:2
C है तो आप इस BP बेस पॉइंटर को 1 पर इनिशियलाइज कर सकते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि AX को SS:BP मिलता है। तो क्या होगा, SS 1 का मतलब है यह इस B को एक्सेस करेगा, परिणाम स्वरूप AX को B का मूल्य मिल जाएगा। तो यह किया जा सकता है। इसलिए हम इन तकनीकों को देखेंगे जब इस बेस एड्रेसिंग मोड को देखा जाएगा। तो आप देखते हैं कि इस मामले में डेटा एक्सेस डेटा सेगमेंट रजिस्टर द्वारा नहीं बल्कि स्टैक सेगमेंट रजिस्टर द्वारा किया जाता है। एक और सेगमेंट रजिस्टर है जिसे एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है। यह एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर कभी कभी उपयोगी होता है क्योंकि एक सिंगल डेटा सेगमेंट होने के बजाय हमारे पास दो डेटा सेगमेंट्स हो सकते हैं। इसलिए यदि यह एक मेमोरी है तो मेमोरी में मेरे दो अलग अलग डेटा सेगमेंट्स हो सकते हैं और हो सकता है कि यह एक डेटा सेगमेंट हो तो हम इसे डेटा सेगमेंट 1 कहते हैं और यह एक अन्य डेटा सेगमेंट है जिसे हम डेटा सेगमेंट 2 कहते हैं। अब चूंकि हमें एक सिंगल डेटा सेगमेंट रजिस्टर मिला है तो DS को इस सेगमेंट की शुरुआत की ओर इशारा किया जा सकता है। अब यदि आप यहाँ से कुछ डेटा को यहाँ स्थानांतरित करना चाहते हैं तो यह कैसे करें, यह बहुत मुश्किल है क्योंकि आप देखते हैं जब भी आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो यह DS:ऑफसेट की तरह होगा। इसलिए एक इंस्ट्रक्शन के भीतर आपको इस सेगमेंट रजिस्टर वैल्यू को बदलना होगा। यह संभव नहीं है क्योंकि इस सेगमेंट रजिस्टर मूल्य को बदलने के लिए आपको पहले कुछ मूल्य को DS में ले जाना होगा। तो एक संभावना यह हो सकती है कि आप सामग्री को स्थानांतरित कर दें। मान लीजिए मैं इस स्थान की सामग्री को इस नए सेगमेंट में इस विशेष स्थान पर कॉपी करना चाहता हूँ। एक संभावना यह है कि आप इसे कुछ कोड सेगमेंट भाग में कॉपी करते हैं, फिर कोड सेगमेंट से आप इसे कॉपी करते हैं। तो 2 स्टेप्स में आप यह काम करते हैं, लेकिन यह मुश्किल होगा। इसके बजाय जो सुविधा प्रदान की जाती है वह यह है, मान लीजिए DS इस ओर इशारा करता है तो आपको एक और सेगमेंट रजिस्टर ES मिला है जो इस दूसरे सेगमेंट की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए इसे एक एक्स्ट्रा सेगमेंट के रूप में माना जाता है। तो यह एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है और यह एक एक्स्ट्रा सेगमेंट है जिसमें एक और 64 किलो बाइट मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है। तो इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को इस प्रकार के अनुप्रयोग मिले हैं, लेकिन सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूं कि MOV AX ES:DI। तो हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। इस तरह से यह ES एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर गुना 16 प्लस DI उस विशेष मेमोरी लोकेशन की सामग्री AX रजिस्टर में आ जाएगी। तो इसे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में विशेष उपयोग मिला है जिसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन अन्यथा भी आप इस एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर यह एक 16 बिट रजिस्टर है। यह वर्तमान में एग्जीक्यूटिंग कोड सेगमेंट के भीतर एग्जीक्यूट होने वाले अगले इंस्ट्रक्शन को इंगित करता है। इसलिए शुरुआत में कोड सेगमेंट रजिस्टर सेगमेंट की शुरुआत की ओर इंगित करता है और IP रजिस्टर सामग्री को 0 बनाया गया है ताकि क्रमिक इंस्ट्रक्शंस में जब भी एक इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो तो यह IP वैल्यू अपडेट हो जाए और CS वैल्यू वही बना रहे। IP वैल्यू अपडेट किया जाता है ताकि वह CS रजिस्टर को प्रभावित किए बिना अगले इंस्ट्रक्शन पर जा सके। तो इस रजिस्टर में कोड सेगमेंट क्षेत्र के इस 64 किलो बाइट के भीतर अगले इंस्ट्रक्शन कोड की ओर इशारा करते हुए 16 बिट ऑफसेट एड्रेस है और इसकी सामग्री स्वचालित रूप से कार्यान्वित की जाती है जैसे ही अगले इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। तो यह बहुत संभव है, यह स्वचालित वृद्धि बहुत संभव है क्योंकि हमें बस इंटरफ़ेस यूनिट में डेडिकेटेड ऐडर मिला है। इसलिए ALU जो हमारे पास एग्जीक्यूशन यूनिट में है को प्रभावित किए बिना इस इंटरफ़ेस एडिशन के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बस इंटरफ़ेस यूनिट में अगला महत्वपूर्ण घटक जो हमारे पास है वह इंस्ट्रक्शन क्यू है। जैसा कि मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शन क्यू 6 बाइट होती है और इसमें प्रत्येक लोकेशन 8 बिट चौड़ा है और ऐसी 6 क्यू है। आपको याद है कि 8085 के मामले में हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या IR था
और मैंने कहा कि जब भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से CPU में लाया जाता है तो यह इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ रहा है। यहाँ एक कदम आगे बढ़ाया गया है। जैसे कई बार क्या होता है कि यह एग्जीक्यूशन यूनिट कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में व्यस्त होगा। हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते समय यह इस बस का उपयोग न कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि यह यहाँ पर रजिस्टर ऑपरेशंस कर रहा हो। इस तरह इसे बस का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वर्तमान इंस्ट्रक्शन खत्म होने की प्रतीक्षा करने के बजाय यह बस इंटरफेसिंग यूनिट प्रोग्राम मेमोरी से प्रोग्राम के अगले बाइट्स प्राप्त करने के लिए कह सकता है। तो वास्तव में यह किया जाता है। इंस्ट्रक्शन क्यू में इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते हैं, उन्हें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के क्रम में रखा जाता है। तो यह एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू या FIFO क्यू है, जिसमें समय से पहले 6 बाइट तक इंस्ट्रक्शन कोड एक समय में मेमोरी पर लाए जाते हैं। हम देखेंगे कि इस 8086 के कई इंस्ट्रक्शंस 6 बाइट्स तक जा सकते हैं, इसीलिए यह संख्या 6 ली गई है, ताकि यदि 6 बाइट्स प्राप्त होंगे तो इसका मतलब है कि कम से कम निश्चित रूप से एक पूरा इंस्ट्रक्शन क्यू में उपलब्ध है। अब निश्चित रूप से ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो 6 बाइट से छोटे है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह हमेशा इस 6 बाइट क्यू को भरने की कोशिश करेगा। तो यह इंस्ट्रक्शन लाने के लिए किया जाता है ताकि इंस्ट्रक्शन फेच और एग्जीक्यूशन को ओवरलैप करके एग्जीक्यूशन को तेज किया जा सके। फेच और एग्जीक्यूट यह ओवरलैपिंग है, इसलिए जब वह आंतरिक रूप से एग्जीक्यूशन भाग कर रहा है तो इस बस के माध्यम से फेच भाग चल रहा है। इस तरह हमारे पास यह इंस्ट्रक्शन क्यू हो सकती है। तो यह पाइपलाइनिंग है। हमने पहले दिखाया है कि फेच, डिकोड और एग्जीक्यूशन के बीच पाइपलाइनिंग है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पाइपलाइनिंग को थोड़ा आगे ले जाया गया है, जहाँ इस फेच में मेमोरी से इस इंस्ट्रक्शन का 6 बाइट प्रीफेच है। आगे हम इस एग्जीक्यूशन यूनिट भाग में देखेंगे। एग्जीक्यूशन यूनिट में जिम्मेदारी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने और उसको एग्जीक्यूट करने की है। एग्जीक्यूशन यूनिट में एक डिकोडर है जो कि कंट्रोल सिस्टम है। तो यह कंट्रोल सिस्टम यह एक डिकोडर है। तो इस इंस्ट्रक्शन क्यू से यह क्रमिक बाइट्स प्राप्त करेगा और यह इस आंतरिक कंट्रोल सिस्टम को करेगा। यह कंट्रोल सीक्वेंस का निर्धारण करेगा, जैसे कि हमने 8085 में भी देखा है। अलग अलग क्लॉक स्टेप्स में सिग्नल्स को उत्पन्न किया जाना है। तो यह अलग अलग क्लॉक साइकल्स के लिए उन आंतरिक सिग्नल्स को उत्पन्न करेगा। तदनुसार यह इस रजिस्टर, इस ALU और इस बस पर उपलब्ध इस नियंत्रण वगैरह को सक्रिय करेगा और इस तरह से यह संचालन कर रहा होगा। तो हमें यह 16 बिट ALU मिला है। यह ALU 16 बिट है, जबकि यह एडर जो हमारे पास बस इंटरफेस में है वह 20 बिट है। तो इसमें अंतर है, यह 16 बिट है और यह 20 बिट है। यह 16 बिट ALU अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए है। उसके बाद हमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स AX, BX, CX और DX मिल गए हैं। तो ये रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर है और उन्हें 8 बिट पेयर के रूप में भी सोचा जा सकता है, जैसे कि AX को दो 8 बिट रजिस्टर्स AH और AL में विभाजित किया जा सकता है। BX को दो 8 बिट रजिस्टर्स के बारे में सोचा जा सकता है, BH और BL। इस तरह उन्हें 16 बिट रजिस्टर्स या दो 8 बिट रजिस्टर्स के रूप में एक्सेस किया जा सकता है। कुछ और 16 बिट रजिस्टर स्टैक पॉइंटर SP, बेस पॉइंटर BP और इंडेक्स रजिस्टर SI और DI है। SI सोर्स इंडेक्स है और DI डेस्टिनेशन इंडेक्स है। यह SI और DI इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और डेटा के ब्लॉक ट्रांसफर के लिए बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि इन 16 बिट रजिस्टर्स में से कुछ को दो 8 बिट पेयर्स के रूप में एक्सेस किया जा सकता है और यह SI, DI, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स मेमोरी के एक हिस्से की सामग्री को किसी अन्य हिस्से में ट्रांसफर करने के लिए मल्टी बाइट डेटा मूवमेंट के लिए भी उपयोगी है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए भी इस SI, DI का उपयोग किया जा सकता है।